नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809690653086089715238445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। देखिए, अब हम देखेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज। क्या आपको सारे डेज याद करने हैं? बिल्कुल नहीं। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेज है मैं आपको बता दूंगी, प्लस आप जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसमें भी आपको डेज, इंपॉर्टेंट चीजें सब सर कवर करवाते हैं, वहां से आपको देखनी है। और यहाँ जो है सारे इंपॉर्टेंट, वो सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे। देखिए, अब इसमें से जो सबसे जरूरी है वो है प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी। अच्छा, आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, देखिए आर्मी डे 15 जनवरी, पराक्रम दिवस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पराक्रम दिवस, इस पे एक स्टार बना लीजिए आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 23 जनवरी। और आप मुझे ये बताएंगे पराक्रम दिवस कौन से साल से स्टार्ट हुआ है सेलिब्रेट करना, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी। टूरिज्म डे, रिपब्लिक डे आप सबको पता है। मार्टियर्स डे 30 जनवरी। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी। अब फेब में देखेंगे, देखिए वेटलैंड्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 फरवरी। आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे ये क्यों मनाया जाता है, 2 फरवरी को क्या हुआ था जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। कैंसर डे 4 फेब। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फेब। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फेब। सबसे ज्यादा काम करना चाहिए आपको इस दिन, वैसे तो रोज ही करना चाहिए। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फेब। नेशनल विमेंस डे 13 फेब। देखिए ये था इंटरनेशनल, ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था, ये 24 जन। ये है नेशनल विमेंस डे। मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब। पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 27 फेब। देखिए साइंस डे, आप मुझे बताएंगे ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जिसपे ये मनाया जाता है, बताइए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, देखिए ये सारे जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च। सीआरपीएफ रेजिंग डे 19 मार्च। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, वेरी नाइस डे, 20 मार्च। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट, 21 मार्च। वर्ल्ड वाटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 मार्च। मार्टियर्स डे, शहीद दिवस और सर्वोदय डे 23 मार्च। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे 23 मार्च। ट्यूबरक्लोसिस डे, टीबी डे 24 मार्च। अप्रैल देखिए, फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है 1 अप्रैल। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2, नेशनल मैरीटाइम डे 5, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, हीमोफिलिया डे 17 अप्रैल, हेरिटेज डे 18 अप्रैल, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल, ठीक है, ये याद रखना। मलेरिया डे 25 अप्रैल। इंटरनेशनल वर्कर्स डे 1 में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, दिस इज इंपॉर्टेंट, 3 में। मदर्स डे, ये चेंज होता रहता है वैसे। वर्ल्ड रेड क्रॉस, रेड क्रेसेंट डे 8 में। माइग्रेटरी बर्ड डे 14 में। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15, डेंगू डे 16, म्यूजियम डे 18, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 में। थायराइड डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो टबैको डे। इन सबकी तो आपको थीम्स भी पढ़नी चाहिए, लेटेस्ट जो भी आती हैं सब आपको करंट अफेयर्स में हम लोग कवर करवाते हैं। जून, वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून। बाइसिकल डे 3 जून, वेरी इंपॉर्टेंट। एनवायरमेंट डे, स्टार बना लो बड़ा सा, 5 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। ओशंस डे इंपॉर्टेंट है, 8 जून। रेफ्यूजी डे 28 जून, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। योगा डे 21 जून, थीम पता होनी चाहिए आपको लेटेस्ट। जुलाई, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। पॉपुलेशन डे इंपॉर्टेंट, 11 जुलाई। मलाला डे 12 जुलाई। यूथ स्किल्स डे 15 जुलाई। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई। इंटरनेशनल टाइगर डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 29 जुलाई। वर्ल्ड चेस डे 28 जुलाई। अगस्त, जैवलिन थ्रो डे, ये बताएंगे आप मुझे। इसी दिन होता है हमारा नेशनल हैंडलूम डे। अब ये क्यों मनाया जाने लगा है जैवलिन थ्रो डे, ये मुझे बताएंगे आप कमेंट करके। नागासाकी डे 9 अगस्त। लायन डे 10 अगस्त। एलिफेंट डे 12 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे देखिए ये 12 अगस्त। सद्भावना दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताएंगे आप मुझे, 20 अगस्त, क्यों मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त। सितंबर, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे 9 सितंबर। हिंदी दिवस और हिंदी डे 14 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर।
वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। ये आप मेरे को बताएंगे इस साल की 2022 की ओजोन डे की थीम क्या थी, बताइए। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 26, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 अक्टूबर, गांधी जयंती, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती सबको याद है। वर्ल्ड एनिमल डे 4, वर्ल्ड हैबिटेट डे इंपॉर्टेंट 4 अक्टूबर, टीचर्स डे 5, वर्ल्ड टीचर्स डे है ये, इंडियन एयरफोर्स डे 8, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 9, वर्ल्ड पोस्ट डे 9, नेशनल पोस्टल डे 10, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 11, वर्ल्ड स्टूडेंट डे आपका दिन है ये, देखिए 15 अक्टूबर, वर्ल्ड फूड डे 16, वर्ल्ड पोलियो डे 24, नेशनल यूनिटी डे 31। ये नेशनल वाले डेज ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नवंबर, वीगन डे, देखिए कौन लोग होते हैं वीगन, जो प्लांट या प्लांट बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज करते, मतलब उसमें ये लोग मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज करते हैं, घी भी नहीं यूज करते हैं, मुश्किल है वीगन होना, पर बड़े हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं। चलिए 1 नवंबर, नेशनल आयुर्वेदा डे 2, एजुकेशन डे नेशनल 11, वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर, नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, गुरु नानक जयंती ये तो चेंज होती रहती है, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर, वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर, नेशनल मिल्क डे 26 दिसंबर पे आ गए। वर्ल्ड एड्स डे ये इंपॉर्टेंट होता है, इसकी थीम भी याद रखनी चाहिए आपको 1 दिसंबर, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 को ही नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, 3 को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, 4 नेवी डे है, 5 सॉइल डे है, वर्ल्ड सॉइल डे, 10 इज ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे, 16 दिसंबर इज विजय दिवस। क्यों मनाया जाता है कमेंट डाउन करिए। 18 दिसंबर माइनॉरिटीज राइट्स डे, 18th को ही माइग्रेंट्स वाला डे है, नेशनल इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, 23rd को नेशनल फार्मर्स डे, नेशनल कंज्यूमर्स डे वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गुड गवर्नेंस डे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे हमने सारे इंपॉर्टेंट डेज देख लिए हैं। आपको सुनने में बोरिंग लगा हो, पढ़ने में बोरिंग लग रहा हो, पढ़ना तो देखिए है क्योंकि सवाल आते हैं। सो स्माइल एंड कीप स्टडिंग। अब हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर जो कि हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, हेडक्वार्टर है इसका जेनीवा स्विट्जरलैंड। देखिए दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने आ जाता है कि कौन सा पहला स्टैब्लिश हुआ था कौन सा बाद में, तो उसके लिए आपको एक रफ आइडिया होना जरूरी है इसके स्टैब्लिशमेंट का प्लस हेडक्वार्टर का। अब प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल ने ये भी इनके बदलते रहते हैं, तो ये आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। रही बात ये जो है ILO, इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है, सेकंड देखेंगे हम सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए 8 दिसंबर 1985, ढाका बांग्लादेश, हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू नेपाल में। और देखिए मेंबर कंट्रीज, जिनका मेंबर कंट्री इंडिया है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उन पे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इज इंडिया द मेंबर और नॉट। अब बांग्लादेश इसका है इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये इनके सेक्रेटरी जनरल है जो आप देख सकते हैं। अब देखिए जो साफ्टा अग्रीमेंट है वो साइन किया गया था 6 जनवरी 2004 को, 12वीं सार्क समिट चल रही थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में, और ये फोर्स में आया 1 जनवरी 2006 को। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सार्क की समिट इंडिया में 3 बार हो चुकी है, और जो ये 20th सार्क समिट है दिस इज लाइकली टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान इन 2022। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC USA, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1944, करंट मेंबर्स इसकी 189 हैं और 174 कंट्रीज हैं IDA में। प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंशुला कांत। अब जब ये चेंज होते हैं तो हम आपको करंट अफेयर में वो चीज अपडेट कर देते हैं, आपको वो चीज वहां से जरूर देख लेनी है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जो साइन किया था जिसने UN चार्टर अलॉन्ग विद 50 अदर कंट्रीज। इंडिया WTO का भी फाउंडिंग मेंबर है सिंस 1995 और मेंबर है GATT का सिंस 8 जुलाई 1948। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ये एक्सटेंडेड फैमिली है 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, और जो कलेक्टिव नेम दिया जाता है पहली 2 लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को वो है IBRD और IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा बोलते हैं जिसको, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स डिस्प्यूट ICSID। वर्ल्ड बैंक क्रिएट हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत, ठीक है, और इसके साथ साथ IMF भी, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, ब्रेटन वुड्स के जुड़वा, ठीक है। IBRD लोन क्रेडिट ग्रांट्स देता है, IDA लो
या फिर नो इंटरेस्ट पे लो इनकम ग्रुप्स को देता है। और आईएफसी देता है इन्वेस्टमेंट एडवाइस और असेट मैनेजमेंट कंपनीज और गवर्नमेंट्स को। मीगा क्या करती है, ये लेंडर्स को और इन्वेस्टर्स को इंश्योर करती है पॉलिटिकल रिस्क के दौरान, जैसे किसी वॉर के वक्त। और जो ये एसआईडी है, ये इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स सेटलर का काम करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरी जो प्रोवाइड करती है फंड्स, एडवाइस एंड रिसर्च। देखिए रिसर्च भी है इनका काम, ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है। 5 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स हैं जो मेंबर नहीं है वर्ल्ड बैंक के। वो कौन है? एंडोरा, क्यूबा, लिechtenstein, मोनाको और नॉर्थ कोरिया। कोसोवा भी नहीं है मेंबर, लेकिन वो आईएमएफ का है, वर्ल्ड बैंक का, इंक्लूडिंग दी आईबीआरडी एंड आईडीए। ठीक है, चलिए। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम इप्सा, जून 2003, 3 मेंबर कंट्री। देखिए तो आसान है, इसके नाम से ही आ जाएगा इप्सा। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। आर्कटिक काउंसिल, ये ओटावा डिक्लेरेशन से आया था 1996 में। नॉर्वे में इसका सेक्रेटरीट है। मेंबर कंट्रीज कौन है? देखिए अब आर्कटिक काउंसिल का मेंबर कंट्री, ऐसी जगह का मेंबर कंट्री इंडिया नहीं होगा। इंडिया ऑब्जर्वर है इनका। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितने भी ये मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बता रही हूं, आप अपनी एटलस खोल के रखिए इसके साथ, या फिर मैप, क्योंकि जब आप देखेंगे ना ये सारी कंट्रीज को और आप आर्कटिक काउंसिल मार्क करेंगे तो आपका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा उससे। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो जिसको बोलते हैं, 4 अप्रैल 1949, ब्रसल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर है इसका। और नॉर्थ मैसिडोनिया जो है इसका लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है। अब ये देखिए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, मई 1981, हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरेबिया में है। मेंबर कंट्रीज 6 हैं इसके। देखिए सऊदी अरेबिया, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कतर और कुवैत। और जो कंट्री हैं पर्शियन गल्फ के अराउंड, वो ये हैं: बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ज्ञान सर का एक वीडियो है जिसमें सर ने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को याद करने का और पर्शियन गल्फ को याद करने का एक ट्रिक बताया है। ठीक है, आप मुझे वो ट्रिक कमेंट डाउन करके बताएंगे, जिससे आपको ये दोनों चीजें एकदम याद हो जाएंगी। और देखिए जो मैं आपको चीजें बोल रही हूँ आपको सब कमेंट डाउन करनी है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, 1966 में स्टैब्लिश हुआ, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, 1 जुलाई 2002 रोम में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर इसका हेग, नीदरलैंड्स में। और आईसीसी ने अपने ऑपरेशंस बिगेन किए थे 1 जुलाई 2002 को, जब रोम स्टैट्यूट फोर्स में आया था। ये इंपॉर्टेंट है। रोम स्टैट्यूट से रिलेटेड कौन है? आईसीसी। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में शंघाई में हेडक्वार्टर है। और मेंबर कंट्रीज हैं 7। देखिए इंडिया भी है इसका मेंबर कंट्री। एनडीबी का मेंबर कंट्री इंडिया है, याद रखिएगा। और ये इसके प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं। और इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल है बैंक की $100 बिलियन, और इनिशियल कैपिटल एनडीबी की है $50 बिलियन। ठीक है, सब्सक्राइब कैपिटल, ये ऑथराइज्ड है। अब हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस, इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945, सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एंटोनियो ग्यूटरेस पोर्चुगल से हैं, जो इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं, 5 हैं। एक है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटरीट। ये यूएन में इनका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क में। 6th जो है देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीसी नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स में। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1 जनवरी 1995, जेनीवा, स्विट्जरलैंड अगेन। और देखिए ये गोजी ओकोंजो इवेला, ये फर्स्ट विमेन है और फर्स्ट अफ्रीकन है जिनको ये कभी पोस्ट मिली है। ठीक है। ईरान, अल्जीरिया नहीं है इसमें इंक्लूडेड। 1948 में ये गैट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और डब्ल्यूटीओ स्टैब्लिश हुआ था 1994 के बाद, मराकश अग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और गैट को इसने रिप्लेस कर दिया था। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, 1967, हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड। मेंबर कंट्रीज 193 हैं, ये डायरेक्टर जनरल हैं। इंडिया को मेंबरशिप मिली 1975 में। बिम्स्टेक, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 जून 1997, ढाका, बांग्लादेश में। मेंबर कंट्रीज देखिए 7 हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। और पहली, दूसरी, तीसरी बिम्स्टेक की समिट हुई बैंकॉक, दिल्ली और न्यापिडापाओ। अब बताइए ये कहाँ पे है? मैंने आपको ये सब बता दिया है, ये कंट्रीज कैपिटल सब में। ये बताइए कहाँ पे है? 4th बिम्स्टेक समिट होती है इसकी नेपाल में, और 5th होती है कोलंबो, श्रीलंका में। ये वर्चुअल माध्यम से हुई थी। मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया था, देखिए लिखा भी है वर्चुअल मोड में, जो श्रीलंका ने चेयर किया था इसको। और ये जो 2022 है ना ईयर, ये मार्क करता है इसका 25वां साल स्टैब्लिशमेंट का। और इसकी थीम है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल।
देखिए कुछ कुछ जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, इनकी स्कीम्स वगैरह, तो आपको ये जो इनकी थीम्स आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको ध्यान रखनी है। FAO देखिए, स्टैब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर रोम इटली। और आप देखेंगे इसकी जो मेंबर कंट्रीज है 194 इसमें मेंबर नेशंस हैं, 194 तो कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, यूनिसेफ, ठीक है। 1947 शंघाई चाइना में, बैंकॉक में है इसका हेडक्वार्टर। इंडिया भी मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, बस आपको इतना याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यूनेप, स्टैब्लिशमेंट ये इंपॉर्टेंट है बहुत, 5 जून 1972 नैरोबी कीनिया, ठीक है। मेंबर कंट्री 193, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA 1969 न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स। ये यूनाइटेड नेशंस सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी भी है। इनका मिशन है कि टू डिलीवर अ वर्ल्ड, ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं ये जहां पे प्रेगनेंसी जो है वो वांटेड है और हर चाइल्ड बर्थ सेफ है और हर यंग जो पर्सन है उसके जो पोटेंशियल है उसको वो फुलफिल्ड है, ठीक है। बहुत अच्छा इनका ये मिशन है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, स्टैब्लिशमेंट 1946 न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल। WTO 1 नवंबर 1975, देखिए मड्रिड स्पेन में है इनका हेडक्वार्टर। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे आसियान, ये है साउथ ईस्ट एशिया का एशिया नेशन। 8 अगस्त 1967 देखिए बैंकॉक डेक्लेरेशन से आया है ये। ऊपर हमने देखा था ओटावा डेक्लेरेशन से क्या आया था, आर्कटिक काउंसिल। सेक्रेटरीट जकार्ता इंडोनेशिया, फाउंडिंग मेंबर है इसके इंडोनेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, मलेशिया एंड थाईलैंड। करंट मेंबर्स हैं 10, ब्रूनी, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और ये देखिए आसियान यूथ 2022, ये 2022 को इसने आसियान यूथ ईयर डिक्लेयर किया है। ये कंबोडिया में जो हुई थी ना, उसमें इंडिया ट्रेड एंड गुड्स अग्रीमेंट भी साइन हुआ था। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1989 कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, हेड सेक्रेटरीट है इनका सिंगापुर में। और थाई PM प्रायुट चेन ओ चा, ये हैं चेयरमैन एपिक के। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 1945, हेडक्वार्टर का है पेरिस फ्रांस में। और अब हम देखेंगे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, स्टैब्लिशमेंट 1960 बगदाद इराक में, हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए फाउंडिंग मेंबर देखिए ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। करंटली 13 मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। कांगो इसका सबसे नया मेंबर है। और देखिए कतर ने छोड़ भी दी है मेंबरशिप, ये भी पूछ सकता है कौन सी कंट्री ने छोड़ी है मेंबरशिप। IMF फॉर्म्ड इन 1944, स्टार्टेड ऑपरेशंस इन 1945, वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है इसका। और इंडिया भी मेंबर है ऑब्वियसली। और हमने देखा था ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं इनको, फाउंडर मेंबर है ये IMF का। यहाँ पे है IMF ने अपॉइंट किया है फ्रेंच बॉर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के इकोनॉमिस्ट हैं पियरे ओलिवर गोरेनशास को नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट। इंडियन ओरिजिन की जो गीता गोपीनाथ थी उनको रिप्लेस करके, ये पहली इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थी जिन्होंने पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF की पोस्ट पे सर्व किया है। इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुकी हैं IMF में 2019 से 2022। जब कोई इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पद ग्रहण करता है तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चीज आपकी करंट अफेयर से साथ साथ प्रिपेयर होती जाएगी, बशर्ते आप देख रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। सब खुद से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO 23 मार्च 1950 जेनीवा स्विट्जरलैंड, अगेन ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 193 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो नवंबर 1966, अगेन वियना ऑस्ट्रिया। अब देखिए कुछों के ना आप इससे याद कर लीजिए, जैसे एक लिस्ट बना दीजिए आप फटाफट कमेंट सेक्शन में कि भाई जेनीवा में किस किस के हेडक्वार्टर हैं, क्योंकि कईयों के हैं ना, वियना ऑस्ट्रिया भी हमें 2 मिल गए हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा अलग अलग तरीके निकालेंगे पढ़ने के तो औरों को भी फायदा होगा और आपका तो बहुत बढ़िया रिवीजन हो ही जाएगा। अब इसके सामने देख लेते हैं पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA 1957, देखिए फिर से वियना ऑस्ट्रिया, आपको 3 मिल गए। मेंबर कंट्रीज हैं इसके 75, लेटेस्ट मेंबर इसका टोंगा है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखिए NDB देख लिया था हमने, अब हम ADB देखेंगे। 19 दिसंबर 1966 मनीला फिलीपींस, ये आपको एक अलग मिल गया तो आपको वैसे याद रहेगा। और इंडिया भी इसका मेंबर है ऑफ कोर्स। और देखिए दिसंबर 2022 से जापान यूनाइटेड स्टेट्स का इसमें लार्जेस्ट प्रपोर्शन है 15.57%, चाइना का 6, देखिए इंडिया का चाइना से कम है थोड़ा सा। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन 17 मई 1865 जेनीवा स्विट्जरलैंड, देखिए फिर आ गया ना, तो ऐसे आप लिस्ट बना लीजिए एक। और
अब हम देखेंगे ये आरसीईपी मेंबर कंट्रीज हैं इसमें 15। देखिए आसियान के मेंबर्स जो हमने देखे प्लस 5 कंट्रीज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और न्यूजीलैंड। ये लॉन्च हुआ था 2012 आसियान समिट में। इंटरनेशनल, ये पूरा देख लेते हैं पहले। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है ये 1 जनवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, दारुसलेम, कंबोडिया, चाइना, जापान, लाओपीडिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम के लिए भी आया। इससे वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एरिया बन गया है। आरसीईपी एंटर्ड है फोर्स में फॉर 10 कंट्रीज एज ऑफ नाउ, और इंडिया इसमें नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, हेडक्वार्टर है इसका। इंडिया इसका वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर्स है, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO 1947, देखिए काफी अर्ली ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, और हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल, कनाडा, और मेंबर कंट्री है 193। अब देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ये 1951, देखिए फिर से जेनीवा, स्विट्जरलैंड, इंडिया भी इंक्लूडेड है इसमें। अभी है IPCC, वेरी इंपॉर्टेंट, 1988, देखिए जेनीवा, स्विट्जरलैंड, और ये आपके 195 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 1923, देखिए कितना पुराना है ये। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन बोलते थे इसको, फिर 56 में इसका नाम चेंज हो गया। हेडक्वार्टर इसका लियोन, फ्रांस में है। मेंबर कंट्रीज देखिए माइक्रोनेशिया लेटेस्ट है इसका, इंडिया भी है मेंबर। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये तो बहुत सारे रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है। चलिए, जनवरी 1971, कोलोनी, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दिए हुए इनके, और रिपोर्ट्स जो पब्लिश करता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और भी बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं वो, और कमेंट डाउन भी कर सकते हैं ऑफ कोर्स। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU 1964, और इसका सेक्रेटरीट है कुआलालंपुर, मलेशिया में। और इसके अंदर देखिए AIR और जो हमारा दूरदर्शन है वो इसमें इंक्लूडेड है। अब आते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ 1945, हेग, नीदरलैंड्स। देखिए हेग में भी काफी सारे हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 15 जून 2001, दीज आर वन ऑफ द लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बाद में बनी है। बीजिंग, चाइना, और 8 मेंबर हैं इसमें, देखिए इंडिया भी है इसमें, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये है 1961, बेलग्रेड, सर्बिया में, और सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया में, देखिए इसका हेडक्वार्टर है। पहली समिट इसकी बेलग्रेड में हुई थी, और ये जो है 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें इंडियन इनिशिएटिव था ये, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का, यूगोस्लावी प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रॉड टीटो का, और इजिप्शियन प्रेसिडेंट गामिल अब्दुल नसीर का, घानियन प्रेसिडेंट नुक्रुमा, और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो का, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज दी हुई है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि शंघाई 5 जो है, एक टर्म आती है शंघाई 5, ये एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, 1996 में फॉर्म हुआ। किस किस के बीच में? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। देखिए इसमें इंडिया नहीं है, और मेंबरशिप इसकी एक्सटेंड हो चुकी है 8 स्टेट्स को, और ये देखिए लेटेस्ट ही है ये, काफी इन्होंने देर से ही इसको ज्वाइन किया है। चलिए, यूरोपियन यूनियन देखिए, यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। 27 मेंबर स्टेट्स हैं जो यूरोप में लोकेटेड हैं प्राइमरीली। ये एक मॉनेटरी, यूरोजोन जो है एक मॉनेटरी यूनियन है, और जो यूज करते हैं यूरो करेंसी। 2020 में यूनाइटेड किंगडम अकेला स्टेट बन गया था जिसने EU छोड़ दिया था, ठीक है। और ये देखिए आप, EU इसका ओरिजिन है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी से, और इस यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी से जो स्टैब्लिश हुई थी ट्रीटी ऑफ पेरिस और ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है इससे बना है यूरोपियन यूनियन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे पैराग्राफ का, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 1985, 43 है, इंडिया है इसमें। ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन है, पहली बात तो, मतलब इसका मतलब है कि नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉस बनाएं ये लोग, कोऑर्डिनेट करें और मिनिमाइज करें रिस्क ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है। और अब आते हैं हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR 87, 35 है, इंडिया है ऑफकोर्स। काफी लेट ज्वाइन किया इंडिया को, एंट्री काफी लेट मिली है, और ये स्टैब्लिश हुआ था 1987 में। G7 कंट्रीज ने इसको स्टैब्लिश किया था। ये चेक करता है इस चीज के कि क्या ट्रांसफर ऑफ मिसाइल्स हो रही हैं, UAVs जो पेलोड कैरी करती हैं एटलीस्ट 500 किलो का और 300 किलोमीटर तक की रेंज में। देखिए एशिया यूरोप मीटिंग, एक ये 1996 ASEM बोलते हैं जिसको, बैंकॉक, थाईलैंड, इंडिया भी इसका मेंबर है। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप स्टैब्लिशमेंट 1974, 48, देखिए इंडिया नहीं है इंक्लूडेड। देखिए न्यूक्लियर और इस सबसे रिलेटेड में 2 इंडिया में, इनमें इंडिया था, इसमें इंडिया है, इसमें इंडिया नहीं है। G7 1975, US, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, फ्रांस।
24 मार्च 2014 को G7 मेंबर्स कैंसल्ड द प्लान G8 समिट जो होने वाली थी रशिया सिटी सोची में, और रशिया को सस्पेंड कर दिया इन्होंने मेंबरशिप से। तो अब जो इसमें रशिया नहीं है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन आयोरा 7 मार्च 1997, देखिए इबीन मॉरिशियस और इंक्लूडिंग इंडिया इसमें 23 मेंबर्स हैं। फ्रांस जो है 23वां मेंबर है इसका। एशिया कोऑपरेशन डायलॉग 18 जून 2002 कुवैत सिटी स्टेट ऑफ कुवैत में ये इसका सेक्रेटरीट लोकेटेड है। आगे देखेंगे G20 26 सितंबर 1999 और G20 मेंबर्स देखिए सब आपको नहीं याद रखने हैं। इंडिया देख लीजिए, एक तो देखिए इसमें इंडिया भी है, इसमें चाइना भी है, इस तरीके से आपको देख लेनी है चीजें। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन 1 जनवरी 2015 मॉस्को रशिया में है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। मेंबर कंट्रीज इसके 5 हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 1975 हेडक्वार्टर कहाँ है? जेद्दा सऊदी अरेबिया में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सब साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन सासेक बोलते हैं जिसको 2001 मनीला फिलीपींस। देखो मनीला वाले भी आपको 2 मिल गए हैं। मेंबर कंट्रीज 7 हैं, देखिए इंडिया इसका मेंबर है। बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज हैं, ठीक है। और बाल्टिक स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यूरोप का, इसके अंदर ये सारी इंक्लूड होती हैं जो ईस्टर्न शोर्स पे हैं बाल्टिक सी के। OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है, कहाँ पे कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1961 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। इंडिया मेंबर नहीं है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC एस्टैब्लिशमेंट 1863, हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड। और बस, और तो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जनवरी 2016, देखिए बहुत ही लेटेस्ट है ये। बीजिंग चाइना और 105 इसमें कंट्रीज हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन IOS 1947 लंदन, जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए फिर आ गया ना जेनीवा। और ये एक इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक 10 सितंबर 1964, और काफी सारे इसके रीजनल मेंबर्स हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, और कुछ नॉन रीजनल मेंबर कंट्रीज भी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है इसमें हाईएस्ट वोटिंग अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक में नाइजीरिया का है। ज्यादातर वैसे सवाल उस पे आने की ज्यादा संभावना होती है जिसमें इंडिया का कोई रिलेशन होता है। स्टिल हमें पता होना चाहिए, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी आईरेना एस्टैब्लिशमेंट 2009 अबू धाबी UAE में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए इसकी डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल गौरी सिंह है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 रोम इटली, और काफी कंट्रीज में काम करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इंपॉर्टेंट है, 1948 ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। नेचर, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स OPCW 1997 हेग नीदरलैंड्स। हेग में भी बहुत से हैं, देखिए इसके मेंबर कंट्री इंडिया भी है इसका मेंबर कंट्री। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ICOMOS 1965 पेरिस फ्रांस, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और 1961, और ये लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। और जो पांडा बियर होता है ना, वो इसका ऑफिशियल मैस्कॉट है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFAD, ठीक है, दिसंबर 1977 रोम इटली। और यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 वेरी अर्ली, हेडक्वार्टर दुबई UAE। देखो इसमें गलती हो सकती है, कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा ये यहाँ पे है, ठीक है। और पहली इंडिपेंडेंट फीमेल डायरेक्टर इसकी इंदिरा नूई है। एक 5 आइज करके है, इंटेलिजेंस अलायंस है जिसमें US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड है। और ये कंट्रीज उकूसा अग्रीमेंट की भी पार्टीज हैं, जो जॉइंट कॉपरेशन है इन सिग्नल्स इंटेलिजेंस। ये हमने सारी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे देख ली हैं। देखिए अब हम कुछ इंडियन टूरिस्ट प्लेसेस देखेंगे। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, या कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि किसने बनवाया था, या फिर कौन से पीरियड को बिलोंग करता है वो। तो इस तरीके से अगर आप तीनों चीजों को साथ में देख के चलेंगे तो कंफ्यूजन दूर होगा, और एलिमिनेशन में भी ये चीज आपकी मदद करेगी। स्टार्ट करते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस दी हुई हैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे, मिडिल में लोकेशन और स्टेट है उनका, और इधर है बिल्डर राइट हैंड साइड पे। देखिए कन्हेरी केव्स मुंबई महाराष्ट्र, बुद्धिस्ट केव्स हैं ये। एलिफेंटा केव्स मुंबई महाराष्ट्र, राष्ट्रकूट रूलर्स टाइम पीरियड के टाइम पे ये बना था। अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र, गुप्ता रूलर्स। एलोरा केव्स सेम औरंगाबाद महाराष्ट्र, बुद्धिस्ट। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में है, औरंगजेब ने बनवाया था। कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये इन्होंने बिल्ड करवाना स्टार्ट करवाया था
इसमें फिर रिपेयर और बाकी चीजें औरों ने भी करवाई थी, तो आप मुझे बाकी दो का नाम जो है वो कमेंट करके बताएंगे। खिरकी मस्जिद दिल्ली घियासुद्दीन तुगलक, जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट औरंगजेब, हौस खास दिल्ली अलाउद्दीन, प्रेसिडेंट्स हाउस दिल्ली ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये सब ल्यूटन्स वाला डिजाइन था। सफ्दरजंग स्टोम दिल्ली शुजाउद्दौला, जंतर मंतर दिल्ली राजा सवाई जयसिंह जयपुर के थे। रेड फोर्ट दिल्ली शाहजहां ने बनवाया था। हुमायूं स्टोम दिल्ली महारानी बेगम हाजी बेगम जो हुमायूं की वाइफ थी। ओल्ड फोर्ट दिल्ली शेरशाह सूरी, पुराना किला जिसको बोलते हैं। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान महाराणा कुंभा। 2.5 डन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम का है। अब जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर राजस्थान राजा जयसिंह। खानपुर महल धौलपुर राजस्थान शाहजहां। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान सवाई जयसिंह। नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट और हवा महल ये सब जयपुर राजस्थान में हैं, और ये जयगढ़ फोर्ट तक सब तीनों सवाई जयसिंह ने बनवाए हैं। हवा महल बनवाया है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। उमैद भवन पैलेस ये जोधपुर जहाँ पे प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी ये वो है, महाराजा उमैद सिंह। शालीमार बाग श्रीनगर जहांगीर। डच पैलेस केरला बाय द पोर्चुगीज। विष्णुपद टेम्पल गया बिहार क्वीन अहिल्याबाई। शेरशाह स्टोम सासाराम बिहार शेरशाह के बेटे ने बनवाया था। शहशाही मॉस्क पटना बिहार शेरशाह। कोणार्क टेम्पल पुरी उड़ीसा नरसिम्हादेव वन। जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा अनंतवर्मन चोडगंग देव, ये गंग डायनेस्टी के राजा थे। जहांगीर महल आगरा फोर्ट यूपी अकबर। आरामबाग सेम बाबर। फतेहपुर सीकरी सेम आगरा में अकबर। आगरा फोर्ट आगरा में अकबर। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में यूपी। अकबर का टोम्ब सिकंदरा यूपी में। जहांगीर ने अकबर फोर्ट, देखिए टोम्ब और फोर्ट किला है ये, और वो मकबरा है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश अकबर। ताजमहल आगरा ऑब्वियसली शाहजहां। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ नवाब असफुद्दौला, ठीक है। छोटा इमामबाड़ा सेम मोहम्मद अली शाह। आनंद भवन इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। 64 योगिनी मंदिर खाजुराहो मध्य प्रदेश चंदेल किंग्स। और ये जो मंदिर है इसकी खासियत ये है कि इसका डिजाइन जो है ना वो ऐसे राउंड शेप में है, तो ये रिजेंबल करता है कुछ कुछ पार्लियामेंट को। टीपूस पैलेस बैंगलोर कर्नाटका हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। लालबाग बैंगलोर हैदर अली टीपू सुल्तान। गोलघर पटना बिहार ब्रिटिश। निशाद बाग जम्मू कश्मीर आसिफ खान ये नूरजहां के भाई थे। सेंट जॉर्ज फोर्ट चेन्नई तमिलनाडु ईस्ट इंडिया कंपनी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु विवेकानंद रॉक। विलियम फोर्ट कोलकाता रॉड क्लाइव। बेलूर मठ कोलकाता स्वामी विवेकानंद। शांति निकेतन वेस्ट बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर। साबरमती आश्रम पता है आपको अच्छे से। गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुंबई में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है। सारमेकम हेले, इसको इसलिए हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था, इसको पहले इसका नाम था। कांडरिया महादेव टेम्पल खाजुराहो मध्य प्रदेश चंदेल किंग्स। मक्का मस्जिद हैदराबाद। कुली कुतुब शाह गोलकोंडा फोर्ट कुतुबशाही डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया था, हैदराबाद में है। चार मीनार सेम कुली कुतुब शाह। कांचीपुरम टेम्पल चेन्नई में। पल्लव किंग गोल्डन रूफ ऑफ गोल्डन टेम्पल, तब सिर्फ छत ऊपर की। अमृतसर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। मदन महल जबलपुर राजा मदन शाह। मृगनैनीज पैलेस ग्वालियर राजा मानसिंह तोमर। धार फोर्ट धार मध्य प्रदेश मोहम्मद तुगलक। कोचीन फोर्ट कोचीन केरला पोर्चुगीज ने बनवाया था। तुगलकाबाद फोर्ट दिल्ली घियासुद्दीन तुगलक। फिरोज शाह कोटला दिल्ली फिरोज शाह तुगलक। बूंदी फोर्ट बूंदी राजस्थान राजानगर सिंह। झुलता मिनारा अहमदाबाद गुजरात। लेक पिछौला तो ये पता है अच्छी फेमस टूरिस्ट प्लेस है, उदयपुर राजस्थान। ककारिया लेक अहमदाबाद गुजरात सुल्तान कुतुबुद्दीन। दरगाह अजमेर शरीफ अजमेर राजस्थान सुल्तान घियासुद्दीन। मेहरगढ़ फोर्ट जोधपुर राजस्थान रावजोधा। गगरुन फोर्ट झालावर राजस्थान बीजल देव सिंह। मूसी क्वीन अम्ब्रेला अलवर राजस्थान महाराजा विनय सिंह। दीग महल दीग राजस्थान राजा बदन सिंह। सहेलियों की बारी या फिर बाड़ी उदयपुर राजस्थान महाराणा फतेह सिंह। रानी जी की बावड़ी बूंदी राजस्थान रानी नथावती। छत्र महल बूंदी छत्रासल ने। कानपुर महल धौलपुर में है, देखिए कानपुर महल राजस्थान में है शाहजहां। नाहरगढ़ फोर्ट जयपुर राजस्थान सवाई जयसिंह। जगमोहन महल कोटा राजस्थान राजकुमार ब्रजकुमार। सुख महल कहाँ पे है बूंदी राजा बिशन सिंह। उमैद भवन ये हम देख चुके हैं। सती बुर्ज मथुरा अकबर ने बनवाया था। चश्मा शाही जम्मू कश्मीर अली मर्दन खान। इत्मदुद्दौला स्टॉम्ब आगरा में नूरजहां ने। निशांत बाग जम्मू कश्मीर। चीनी का रोजा दीवाने खास आगरा में शाहजहां। शीश महल खास महल आगरा में शाहजहां। पादरी की हवेली पटना बिहार फादर कैपुचिन। तारापुरेविला एक्वेरियम है ये महाराष्ट्र में मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में।
जॉर्ज 5 में ने बनवाया था। इंडिया गेट न्यू दिल्ली ब्रिटिश गवर्नमेंट, अफगान चर्च बॉम्बे में ब्रिटिश गवर्नमेंट, बोटानिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान, मान मंदिर ग्वालियर राजा मानसिंह तोमर, छैना केशव टेम्पल खाजुराव चंदेल किंग्स, लक्ष्मण मंदिर छतरपुर चंदेल किंग्स, दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू विमल शाह, गोविंद देव टेम्पल वृंदावन उत्तर प्रदेश, हरमंदिर पटना, ये हरमंदिर साहिब नहीं है, हरमंदिर पटना, महाराजा रंजीत सिंह, रगजीस टेम्पल वृंदावन, शाहजीस टेम्पल वृंदावन, लक्ष्मी नारायण टेम्पल दिल्ली में बिरला फैमिली, टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश मथुरा, डिवोटीज ऑफ ग्वालियर, शेर शाही मॉस्क पटना परवेश शाह। अब हम आ गए हैं पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर नूरजहां, हजरत बल मॉस्क श्रीनगर कश्मीर, चहर शरीफ श्रीनगर, जैनुलब्दीन नकूड़ा मॉस्क कोलकाता में है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। इस तरीके से हमने सारी इंपॉर्टेंट जगहें यहाँ पे देख ली हैं। आपको एक बारे में सारी रिवाइज करनी हो तो आप ये देख सकते हैं। मैच द फॉलोइंग वगैरह में ये बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हम देखेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। कई बार वन लाइनर क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से आ जाते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमने रखी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, देखिए क्लासिकल म्यूजिक है हमारा, हिंदुस्तानी स्टाइल जो है उसको कार्नेटिक स्टाइल बोलते हैं। फिर है फोक म्यूजिक, फिर है फ्यूजन ऑफ क्लासिकल और फोक म्यूजिक, सुगम संगीत जिसको रविंद्र संगीत बोलते हैं, और हवेली संगीत गाना संगीत। मॉडर्न म्यूजिक में रॉक म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक, ब्लू म्यूजिक, ट्रांस म्यूजिक है, जैज है जिसमें, और साइकेडेलिक म्यूजिक। देखिए क्लासिकल म्यूजिक में दो डिफरेंट स्टाइल्स हैं इंडियन क्लासिकल के। एक तो है हिंदुस्तानी म्यूजिक, और इसमें 10 मेन स्टाइल्स हैं गाने के: ध्रुपद, धमर, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, राग सागर, तराना, सरगम और ठुमरी। कर्नाटिक म्यूजिक की बात करें तो पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण और स्वर कल्पना। इस जो कर्नाटिक म्यूजिक है ये मृदंगम के साथ प्ले किया जाता है, और ये जो है जो पीस ऑफ मेलोडिक इम्प्रोवाइजेशन होता है फ्री रिदम में, वो मृदंगम के साथ होता है, उसको बोलते हैं तनम। और जो पीस जिनमें मृदंगम नहीं होता, जिसके साथ मृदंगम नहीं बजाया जाएगा, वो होंगे रागम। बस इतना ध्यान रखना है आपको। पुरंदरदास जो थे उनको पितामह या फिर फादर या ग्रैंडफादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक बोला जाता है। अर्ली प्रोपोनेंट्स कौन रहे हैं कर्नाटिक म्यूजिक के? अन्नामचाराय, पुरंदरदास जिनको भी हमने देखा, क्षेत्रय और भद्रचालू रामदासु। अब कहीं आपके सामने नाम लिखे आ जाएं, पता चला आपने बिल्कुल पढ़ी नहीं रखा है, तो एटलीस्ट आप अब ये तो पता लगा सकते हैं कि ये म्यूजिक से रिलेटेड है। वहां पे ऑप्शंस में लिखा हुआ है कि एक साइंटिस्ट रहे हैं, ये इसरो के चेयरमैन रहे हैं, तो ऐसी चीजें पूछ सकते हैं ना आपसे कंफ्यूज करने के लिए। तो एटलीस्ट नाउ यू नो दैट दीज आर दी अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इन इंडिया। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस की बात करेंगे हम। हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक के बीच का डिफरेंस देखेंगे। देखिए टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएंगी सारी चीजें। इन्फ्लुएंस हिंदुस्तानी म्यूजिक पे अरब, पर्शियन और अफगान का है। कर्नाटिक म्यूजिक स्वदेशी है, एकदम इंडिजीनियस है। फ्रीडम स्कोप है आर्टिस्ट के पास इम्प्रोवाइज करने का, मतलब आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, तो वेरिएशंस भी ला सकते हो। इसमें इतना स्कोप नहीं है। सब स्टाइल्स इसके हैं जिसकी वजह से घरानाज उभर के आए। इसमें एक ही पर्टिकुलर सिंगिंग का स्टाइल प्रिस्क्राइब्ड है। इसमें इंस्ट्रूमेंट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है एज वोकल्स, लेकिन इसमें वोकल म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान है जो गाया जाता है। 6 हैं इसमें राग। इसमें 72 मेलक करता है राग और जन्य राग, मतलब इसमें ज्यादा है। इसका एम्फेसिस मेनली राग्स पे है, इसका ताल पे या फिर ताल जैसे मर्जी आप बोल सकते हैं। इसमें तबला, सारंगी, सितार, संतूर ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। इसमें वीणा, मृदंगम, मैंडोलिन ये यूज होते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में प्रिवेलेंट है ज्यादा, एंड दिस इज प्रिवेलेंट इन साउथ इंडिया। ये कॉमनैलिटी क्या है इन दोनों में? फ्लूट और वायलिन इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मेजर फोक म्यूजिक। कई बार पूछ लेते हैं कौन से स्टेट में है, किससे रिलेटेड है। बाउल, ये आपको पता है नॉट ओनली टाइप ऑफ म्यूजिक, लेकिन एक बंगाली रिलीजियस सेक्ट भी है, धर्म सेक्ट भी है, ये पंथ है मतलब एक। वनावन जम्मू कश्मीर, पंडावनी छत्तीसगढ़ में है। ये इनके बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, एक तीजन बाई छत्तीसगढ़ से जिन्होंने पद्मश्री जीता, फिर पद्म भूषण और पद्म विभूषण। अल्हा मध्य प्रदेश, पनिहारी ये तो आप बता सकते हैं राजस्थान, ओवी महाराष्ट्र गोवा, पाई सॉन्ग मध्य प्रदेश, लावणी वेरी इजी महाराष्ट्र, माड राजस्थान, रास या डांडिया रास दिस इज ऑल्सो इजी, पोवड़ा महाराष्ट्र, खोंजम परबा देखिए ये मणिपुर। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाले आपको थोड़ा ध्यान रखना है। भगवती, भावगीते ऐसे बोलेंगे इसको, कर्नाटक और महाराष्ट्र। मांडो गोवा, कोनलू और कोलटम आंध्र प्रदेश। देखिए ऐसे वाले नाम थोड़े पढ़ के जाना, क्योंकि आप इनमें चेन्नई भी लगा सकते हैं, तमिलनाडु भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आंध्र प्रदेश का है। बिहू सॉन्ग या टोकरी सॉन्ग वेरी इजी, असम।
मगडी मडिगा डप्पू मालाजा मिडिका, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम आंध्र प्रदेश। भावगीत डोलू किनूटा वर्जिस कर्नाटका। नट्टू पारू पाटू तमिलनाडु। थोड़े डिफिकल्ट है नाम, लेकिन देखिए कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, आपको याद हो जाएंगे ये। और याद भी नहीं हुए तो आपको नजर के सामने से गुजार लीजिए एक दो बार, बस एलिमिनेट कर देंगे आप पेपर में। भटियाली यदुगन वेस्ट बंगाल। पुलाया पराया केरला। राउचम्बंग जादुनी रेश खागरा केरला। बरई नियोग अरुणाचल प्रदेश। कुछ और दिए हुए हैं यहाँ पे। सोहार बिहार का है, ये जब बच्चे का जन्म होता है तब गाया जाता है। जिक्र असम का है, ये इस्लाम की टीचिंग्स को दर्शाते हैं इस फोक म्यूजिक से। जा जिंजा अरुणाचल प्रदेश, शादियों के टाइम पे गाया जाता है। नियोगा अरुणाचल प्रदेश, ये मैरिज सेरेमनी जब खत्म होने वाली होती है तब गाया जाता है। हीला मैलेयू, ये डांस होता है इन गानों पे। न्यूलियू देखो, ये ईयू ईयू वाले जितने भी है ना, ये सब नागालैंड के हैं। देखो आपका ये हिरेल्यू जो है, ये वॉर सॉन्ग्स गाए जाते हैं, जंग पे जो गाने होते हैं उनसे रिलेटेड। हेकाइल्यू जो है ये वन सेल्फ, खुद के बारे में कोई गाना। डोलू कुनीठा ड्रम डांस होता है कर्नाटका का, ये किसके ऊपर है बेस्ड, ये एक परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है डोलू, उसके ऊपर, और ये कुरुबा कम्युनिटी के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। नाटुरा पाटू तमिलनाडु, ये विलेज फोक म्यूजिक है और सिटी फोक म्यूजिक है। पाला और दस कठिया उड़ीसा, ये बैलेड्स हैं रिलीजियस नेचर की, और मतलब ये धार्मिक गाने टाइप हैं थोड़े, स्टोरी फॉर्म में। मनगनियार्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, अलेक्जेंडर लोकल बैटल किंग्स, ये सब हैं। ये धाड़ी पंजाब, ये हैं बहादुरी वाले गाने। बसंत गीत गढ़वाल उत्तराखंड, बसंत पंचमी के टाइम पे गाए जाते हैं। विलुपट्टू तमिलनाडु, रिलीजियस हैं ये, मतलब जीत पे, मतलब बुराई पे जब जीत की विजय हो जाती है उस तरीके के गाने होते हैं। सुकर के ब्याह, ये देखिए इसी से आपको पता चल रहा होगा कि ये जो है किसी लव या उस चीज से रिलेटेड होगा। बिहार, ये कॉस्मोलॉजिकल डीटीज हैं शुक्र और बृहस्पति, उनके बीच का लव दर्शाता है। साइकुटी जाए मिजोरम, ये बहादुर लोगों की प्रेज में गाया जाता है, हंटर्स की प्रेज में गाया जाता है। लाए हरोबा, ये मणिपुर का है, ये मेतेई लोग गाते हैं इस त्योहार के दौरान, और ये सनमशिज्म एक वहां पे रिलीजन है उससे रिलेटेड है। वीरगेस, ये कर्नाटका दशहरे के टाइम पे गाते हैं इसको। छकरी कश्मीर, ये फेरी टेल्स हैं, इसमें लव स्टोरीज हैं। ये भूटा सॉन्ग केरला, ये भूत वगैरह के अगेंस्ट गाया जाता है। उबा कशुई मणिपुर, अ सॉन्ग अकम्पनीड एंटायरली बाय क्लैपिंग, मतलब तालियां बजा बजा के इसको गाते हैं। झुमायर ईस्टर्न स्टेट्स में है, काफी जो टी ट्राइब्स है ना, जो चाय वाले बागान वाले एरिया में ट्राइब्स रहती हैं, उनमें काफी फेमस है। भोरगीत असम, ये शंकर देव और माधव देव ने कंपोज किया था, और एक शरण धर्म इससे रिलेटेड है। ये झूरी हिमाचल प्रदेश, ये सेलिब्रेट करता है एक्स्ट्रा मैरिटल रोमांस, बताइए इसके ऊपर भी गाने हैं। चलिए अब हम देखेंगे म्यूजिक घराना। देखिए घराना और उनसे रिलेटेड पर्सनालिटीज, ये हम देखेंगे। बात करेंगे ग्वालियर घराना की। ग्वालियर घराना का जो ओरिजिन है वो माना जाता है नाथन बीरबख्श, यहां से। ये जो घराना है ये काफी फेमस है, जो कि किस चीज के लिए फेमस है, ख्याल, जो आया है लखनऊ घराना से, मतलब ये डिराइव्ड है। गुलाम रसूल, हद्दू खान, हसू खान, ये कुछ पर्सनालिटीज के नाम दिए हुए हैं जो ग्वालियर घराना से जुड़े हुए हैं। आगरा घराना की बात करें तो ये ध्रुपद और धमर सिंगर्स जो होते थे उनको बिलोंग करता है ओरिजिनली। हाजी सूजन खान जो सन थे अलख दास के, ये मतलब इनको माना जाता है ओरिजिनेटर आगरा घराना की सिंगिंग का, और वो ध्रुपद धमर सिंगर भी थे, और इनको एक्सपर्ट माना जाता है ध्रुपद धमर स्टाइल में। बाकी गुलाम अब्बास खान, कल्लान खान, नथन खान, उस्ताद फयाज खान, ये कुछ और पर्सनालिटीज हैं। दिल्ली घराना, मोहम्मद शाह रंगीले, नियामत खान, ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जो दिल्ली घराना से जुड़ी हुई हैं। आप पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली देख सकते हैं आप। किराना घराना, ये इससे रिलेटेड पर्सनालिटीज जो हैं उनमें से कुछ हैं बिनकर उस्ताद बंदे अली खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान, पंडित सवाई गंधर्व, रोशन अरा बेगम, ये फेमस पर्सनालिटी हैं। श्रीकांत देश पांडे, इस तरीके से आप इनसे जुड़ी हुई पर्सनालिटीज देख सकते हैं। अलादिया खान्स घराना, इनके अलादिया खान जो हैं केसरबाई खेरकर, और एक ये किशनोरी अमोनकर, ये देख सकते हैं आप। जयपुर घराना सवाल खान, रजब अली खान, मुशर्रफ खान, मुहासिन खान, जमालुद्दीन खान, अब्दुल अजीज खान। पटियाला घराना अली बख्श खान और बड़े फतेह अली खान, इनको ओरिजिनेटर माना जाता है पटियाला घराना का, और बड़े गुलाम अली खान साहब,
ये पटियाला घराना से जुड़े हुए हैं। बनारस घराना आता है फिलहाल पंडित राजन सजन मिश्रा, ये गिरिजा देवी, ये सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव आर्टिस्ट हैं इस घराना के। और ये ऐसा घराना है जहां पे सारे पार्ट्स म्यूजिक के जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि ख्याल, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद, धमर, तराने, ये सब इसमें मिश्रित हैं। भेंडी बाजार घराना, ये छज्जू खान है इससे जुड़े हुए, और खादिस हुसैन खान, नाजिर खान, ये आप देख सकते हैं। आपको नाम पता होना चाहिए। देखिए फेमस वाले तो सबको पता होते हैं, लेकिन कुछ और घराने ऐसे हैं जिनके नाम हमने नहीं सुने होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं। अब हम देखें अगर पपेट फॉर्म्स, मतलब कि कठपुतली कला जो है, वर्ल्ड पपेट डे कब सेलिब्रेट होता है? 21 मार्च को। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला जो सबसे प्राचीनतम रेफरेंस है ना, जिक्र जो है पपेट्री का, वो तमिल स्क्रिप्चर है शिलापतिकरम। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ये किसने कंपाइल किया था, किसने लिखा था। ये आपका एक एंशिएंट इंडिया का सवाल भी यहाँ से तैयार होगा। अब पपेट्री जो इंडिया में है वो 4 कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाइड है। देखिए स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं, जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, धागे टाइप वायर जो होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, जिसका सबसे फेमस एग्जांपल है कठपुतली राजस्थान, कुंदई उड़ीसा, गोम्बेटा कर्नाटका, बोमलट्टम तमिलनाडु। देखिए एक तो आपको ये नाम अपने आप में पता होने चाहिए, वो ये ना पूछे कि ये स्ट्रिंग पपेट्स है, तो आपको पता डायरेक्टली होना चाहिए पपेट्स का ही फॉर्म है। शैडो पपेट वो होता है जो शैडो हमें दिखाई देती है, वो लोग हाथ से कुछ बना रहे होते हैं फॉर्म्स। टोगालू गोम्बाइटू कर्नाटका, थोलू बमलाटा आंध्र प्रदेश, रावण छाया ये उड़ीसा का, ये बहुत फेमस है। रॉड पपेट्स, रॉड से जुड़े होते हैं, पाटुल नाच वेस्ट बंगाल वेरी फेमस, एंड यमपुरी बिहार का। ग्लव पपेट्स होते हैं, ग्लव्स पहन के अलग अलग शेप, साइज, एनिमल्स, फिगर्स ये सब होती हैं, पावाकुथु केरला। बस ये एग्जाम्पल आप याद रखना। ट्राइबल डांसेस देखेंगे और उनकी कुछ विशेषताएं, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सरहुल डांस, ये संथल, मुंडा, उरांव ट्राइब्स जो हैं छोटा नागपुर रीजन की और छत्तीसगढ़ की, वो परफॉर्म करती हैं। चारकुला, ये है ब्रज रीजन जो है उत्तर प्रदेश का। कीर्तन या जटरा, ये ओल्डेस्ट फोक डांस है, सबसे पुराना है वेस्ट बंगाल का। लंगी डांस, ये बंजाराज होते हैं मध्य प्रदेश के, वो परफॉर्म करते हैं पूर्णिमा वाले दिन, राखी। और ये गॉडेस काली की पूजा होती है इसमें, देवी काली की। बिहू डांस, ये असम का है, हम सबको पता है। ये जो है ये कचारी, खासी और ये सब ट्राइब्स परफॉर्म करती हैं। नवरानी जो है डांस, ये 3 तरह के बिहू डांस हैं ऊपर, बोहाग बिहू, माघ बिहू, बैशाख बिहू। नवरानी डांस देखें तो ये बहुत फेमस डांस है जो गौंड ट्राइब परफॉर्म करती है। कहाँ पाई जाती है गौंड ट्राइब, कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, कमेंट कीजिए प्लीज। जदूर डांस, ये भूमिया ट्राइब परफॉर्म करती है। सुवा डांस, ये बहुत फेमस डांस है जो बैगा ट्राइब है मध्य प्रदेश की, उसकी औरतें इसको परफॉर्म करती हैं। साइला डांस, ये परफॉर्म किया जाता है आदमियों के द्वारा बैगा ट्राइब की। मुद्रिका डांस, ये उरांव ट्राइब उड़ीसा की करती है। कर्मा और कोल डांस, गोंड और कोल ट्राइब्स करती हैं। कर्मा घुमरा डांस, ये करती हैं घोरा और सवा ट्राइब्स। डकलाई डांस, ये सोरा, बीजल, कूड़ा और नीडो ट्राइब्स हैं उड़ीसा की, वो परफॉर्म करती हैं इसको। सरहुल डांस, ये मिलिट्री टाइप डांस होता है, ये भी हमने ऊपर देखा, ओराउन ट्राइब करती है छोटा नागपुर प्लेटो की। कोसाड सबडी डांस, ये होता है भुइया, गौड और गोंड ट्राइब्स उड़ीसा से। बोढ़ा और ढल डांस नागास करते हैं इसको, असम। काठी और बाउल, ये है बैकवर्ड कास्ट ऑफ वेस्ट बंगाल करती है इनको, और ये जो है ये बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल का डांस। अब देखिए कुछ इंडियन फिल्म्स दी हुई हैं, उसमें हमें फर्स्ट फिल्म्स के नाम दिए हुए हैं, तो हमें वो सब नहीं देखने। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो मदर इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट, 1957, डायरेक्टर इसके महबूब खान थे। ये पहली भारतीय फिल्म थी जो ऑस्कर्स तक गई थी, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। अब आपको देखनी किशन कन्या, 37 में आई थी, ये पहली इंडिजीनियस कलर फिल्म थी जो यहाँ की टेक्नोलॉजी से इंडिजीनियस बनाई गई। फिर आपके हो जाते हैं, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आलम आरा इंपॉर्टेंट है, 1931, ये ईरानी इंडिया फर्स्ट, देखिए साउंड फिल्म थी ये, मतलब इससे पहले आवाज नहीं होती थी। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अब कोई सिंधी, मैनपुरी, अपने लैंग्वेज का कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। अदरवाइज जो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हैं, थोड़ा तुलु लैंग्वेज की जो फिल्म है अन्ना धाकंटी, बस। बाकी आपको इतना नहीं देखना है। फिर भी अगर आप एक बार पढ़ना चाहें इनके नाम तो वो पॉज करके वीडियो आप ये सारे नाम पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड फोक, फ्यूजन देखेंगे अब हम, मिश्रण देखेंगे। देखिए अभंग क्या होता है, महाराष्ट्र ओरिजिन है। विठोबा जो गॉड हैं उनके प्रेज में ये गाने गाए जाते हैं, और ये जो सॉन्ग्स हैं ये कंपोज किए गए हैं बाय तुकाराम नामदेव, ये फेमस भक्ति सेंट्स रहे हैं, ठीक है। भटियाली वेस्ट बंगाल, ये प्रकृति के बारे में
डेली लाइफ के बारे में। और जो ये बोट के ड्राइवर्स होते हैं ना, केवट जिनको बोलते हैं, ये वो गाते हैं। तेवरम तमिलनाडु, ये शैवियाइट कम्युनिटी है, ओडियार्स वो इसको गाती है। कीर्तन वेस्ट बंगाल, इसमें सिंगिंग होती है, डांसिंग होती है, और गीत गोविंद से ये लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। गीत गोविंद किसने लिखी है बताइए जरा कमेंट डाउन करके। सोपाना संगीतम केरला, ओरिजिनेटेड इन द टेम्पल्स, इसकी रिलीजियस थीम होती है। रविंद्र संगीत बंगाल, वेरी फेमस, ये बहुत फेमस फॉर्म है जो बंगाल का है, और ये रिक्रिएट करता है म्यूजिक जो प्रोड्यूस किया था नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, आप कमेंट करके मुझे बताइए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस फील्ड में मिला था और किस चीज के लिए मिला था। चलिए, गाना संगीत, ये जो है ये फ्यूजन म्यूजिक है जो कोरस में गाया जाता है, मतलब ग्रुप में गाया जाता है, बहुत सारे मेंबर्स उसको गाते हैं। जो सबसे कॉमन फॉर्म है गाना संगीत की, ये ना पेट्रियोटिक मतलब कि देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए गाया जाता है। बहुत फेमस एग्जाम्पल कौन सा होगा बताइए, वंदे मातरम, जो कि गाया जाता है हमारे देश की प्रेज में। आप मुझे बताएंगे वंदे मातरम किसने लिखा था, कब पहली बार ये गाया गया था। ठीक है, ये दो बातें आपको बतानी है। और तीसरी, ये रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था। हवेली संगीत, ये राजस्थान और गुजरात का है। ये जो जॉनर है म्यूजिक का, ये मोस्टली राजस्थान गुजरात में डेवलप है, लेकिन अब ये काफी पार्ट्स में देखा जाने लगा है। ये प्रैक्टिस किया जाता है कम्युनिटी के द्वारा, जो उनको बोलते हैं हम पुष्टि मार्ग संप्रदाय, या फिर वो कम्युनिटी जो बिलीव करती है कि जो पुष्टि मार्ग है वो ही एक तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अवनध वाद्य, देखिए ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये किस कैटेगरी में ये वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तबला, ड्रम, ढोल, कॉन्गो, मृदंगम, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। सुशिर वाद्य, ये होते हैं एरोफोन्स, मतलब सारे विंड इंस्ट्रूमेंट्स जिनको फूंक मार के बजाया जाता है एक तरीके से। तो देखिए बांसुरी, शनाई, पुंगी, निनकिर्न्स। ये घाना वाद्य, ये बहुत इसका एग्जाम्पल है मंजीरे। मंजीरे होते हैं ना, जल तरंग, कांच तरंग, घुंघरू हो गए, घटम, घटम होते हैं, आपने देखा होगा कुछ मूवीज में भी ये दिखाते हैं। और कभी किसी ने कोक स्टूडियो की वीडियोस देखी हो तो उसमें भी ये अर्दन पॉट लेके बैठते हैं और उसको बजा रहे होते हैं। और ये खड़ताल। ताट वाद्य या तट्टा वाद्य है, ये कॉर्डोफोन्स होते हैं या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो तब फंक्शन करते हैं जब इनकी जो साउंड है इसको हाथ से मॉडिफाई किया जाता है। 3 तरह के होते हैं ये। बाउड, ये होते हैं जिसमें साउंड जो है वो एक बाव की किस्म से अक्रॉस द स्ट्रिंग्स ब्लो की जाती है साउंड, जैसे सारंगी, एसराज, दिलरुबा या फिर वायलिन। प्लेक्ट्रल होते हैं ये जिनको फिंगर से प्लग किया जाता है, देखिए गिटार है इसका सबसे फेमस एग्जांपल। ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट्स छोटे छोटे हैमर से स्टिक किए जाते हैं या फिर पेयर ऑफ स्टिक्स से, वो ये होते हैं गोटू वाद्यम और स्वरम। तो थोड़ा सा आपको आइडिया पता होना चाहिए। और अब हम देखेंगे फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले है कॉर्डोफोन्स। देखिए टुम्बी, ये जो है भांगड़ा में बजाया जाता है पंजाब में। एक तारा या तुनतुना, ये 1 स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, एक तारा नाम से ही पता चल रहा है। और जो इधर उधर घूमते थे ना मॉन्क्स, उनके वो बजाते थे इसको। 2 तारा 2 स्ट्रिंग हो गया। बाउल्स, कहाँ के हैं बाउल्स, अभी ऊपर देखा था ना, वेस्ट बंगाल। चिकारा, ये इंस्ट्रूमेंट है राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश का, ये बाउड इंस्ट्रूमेंट है इस तरीके वाला। दिलरुबा या इसराज, इसका कंपनी इंस्ट्रूमेंट होता है, पंजाब में यूज होता है ये, और रविंद्र संगीत में भी यूज होता है। ओनाविलो केरला का है और ये बैम्बू से बना होता है। सरिंदा ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट है, ये संथल्स यूज करते हैं इसको ईस्टर्न इंडिया में, और राजस्थान असम में भी यूज होता है, ये सारंगी की तरह ही होता है। एरोफोन्स होते हैं, देखिए पुंगी या बीन आपने देखा होगा, जो सपेरे होते हैं स्नेक चार्मर्स, वो इसको यूज करते हैं। ये जो ड्राइड बॉटल गार्ड होती है और 2 बैम्बू स्टिक्स, मतलब बॉटल गार्ड क्या होती है, लौकी, उसको सुखा, जब वो सूख जाती है उसके अंदर ये बैम्बू स्टिक्स वगैरह डाल के इस तरह पहले बनाए जाते थे। अब तो खैर सब टेक्नोलॉजी काफी मॉडर्न हो गई है। एल्गोजा होता है, डबल फ्लूट होती है ये, और काफी पॉपुलर फोक इंस्ट्रूमेंट है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। पंजाब में आपने देखा होगा ये बांसुरी, मतलब 2 बांसुरी टाइप होती है ये। तांगमुरी होती है, फोक इंस्ट्रूमेंट है, खासी हिल पे जो लोग रहते हैं मेघालय वाले। टिट्टी होता है, ये बैकपाइपर की तरह होता है और बकरी की स्किन से बना होता है, ये साउथ इंडिया में काफी फेमस है। मशाक, ये होता है गढ़वाल रीजन का और राजस्थान उत्तर प्रदेश में भी मिलता है। गोगोना, ये बैम्बू से बना होता है और बिहू फेस्टिवल जो है ना असम का, उसमें ये यूज किया जाता है। अब है मेम्ब्रानोफोन्स। घुमौट, ये क्या होता है, ड्रम की तरह होता है, गणेश फेस्टिवल में बजाया जाता है गोवा में। इडाकू, डमरू की तरह होता है, केरला से है। उडकई, उडुकई, ये आवर ग्लास शेप्ड होती है इसकी, डमरू की तरह, तमिलनाडु। संबल, ड्रम की तरह होता है, स्टिक से बजाया जाता है इसको, महाराष्ट्र के कोंकण रीजन में। तमाक, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, संथल टाइप का, 2 हेडेड ड्रम है ये, और इसको ड्रम स्टिक से बीट करते हैं। डिग्गी, फोक ड्रम है ये, घरिया विलेज उत्तर प्रदेश का, ये इंपॉर्टेंट है। इडियोफोन्स होते हैं, चिमटा,
फायर टोंग्स होते हैं, आपने देखा होगा कई बार कीर्तन वगैरह में भी चिमटे बजाए जाते हैं, पंजाब में यूज होता है। गढ़ा अर्दन पॉट्स होते हैं, हमने देखा अभी। अंडेलू ये बुरा कट्ठा होता है, पेयर ऑफ हॉलो मेटल स्ट्रिंग से बना होता है, मतलब खोखली मेटल की स्ट्रिंग्स होती हैं। अब हम देखेंगे मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन म्यूजिक। देखिए गंधर्व महाविद्यालय, वीडी पालुस्कर ने ये स्कूल सेटअप किया 1901 में। इनका पर्पस था कि क्लासिकल म्यूजिक और डांस को आने वाली जनरेशन तक पहुंचाएंगे। इसको लाहौर में खोला गया, पर फिर उसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया 1915 में। फोकस इनका हिंदुस्तानी कर्नाटिक दोनों तरह के म्यूजिक पे है। प्रयाग संगीत समिति 1926 इलाहाबाद, अब प्रयागराज है, जो सेम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में एजुकेट करने के लिए। संगीत नाटक अकादमी ये पहली नेशनल अकादमी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप की 1952 में। मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक ये बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक पढ़ाया जाता है। लेजेंडरी म्यूजिकोलॉजिस्ट जो है विष्णु नारायण भटखंडे, इन्होंने इसको फाउंड किया था 1926 में। और फिर वो चले गए थे अपनी प्लेस ऑफ ओरिजिन लखनऊ इसको स्टैब्लिश करने, जहाँ पे थ्योरी पे भी कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा म्यूजिक की, एज वेल एज प्रैक्टिकल, विच इज व्हाट सिंगिंग एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसको बाद में नाम दिया गया भारतखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी। स्पिक मैके ये किरण सेठ ने स्टैब्लिश किया था 1977 में। फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग्स द यूथ। अच्छा, आप में से मुझे बताइएगा कि स्पिक मैके के रियल परफॉर्मेंसेस किस किस ने देखी हैं। मैं आपको एक यहाँ से एक इंस्टेंस शेयर करूं। मेरा जो स्कूल था उसमें, मतलब मेरा स्कूल वाज अ स्पिक मैके स्कूल, तो वहां पे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस अक्सर होती रहती थी। तो बताइएगा आप कमेंट में कि आप लोगों में से भी किसी के स्कूल टाइम में स्पिक मैके आपने देखा या आपके स्कूल में ये होता था क्या। चलिए अब कम्युनिटीज देखेंगे हम जो म्यूजिक से रिलेटेड हैं, और स्टेट और उनकी डिटेल्स कुछ। लंघा कम्युनिटी एक मुस्लिम ट्राइबल कम्युनिटी है गुजरात और राजस्थान की। ये एंटरटेन कर मुस्लिम राजपूत बाय प्रेजिंग देम थ्रू सॉन्ग्स, उनको गानों से प्रेज करते हैं। मनगनियार या मिरासी ये भी मुस्लिम कम्युनिटी राजस्थान की, ये एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कमाइचा, क्लासिकल फोक म्यूजिक गाने के लिए। करताभाज ये वेस्ट बंगाल के हैं, ये 4 क्लासेस हैं इनकी, और ये चैंटिंग मंत्र जाप करते हैं ये, जिससे ये परफेक्शन पे जाते हैं, इनका ऐसा मानना है। बाउल्स हमने देखा वेस्ट बंगाल, ये काफी मिस्टिक ग्रुप ऑफ सिंगर्स हैं जो कंट्री साइड में रहते हैं, और ये करताभाज क्लास में बिलोंग करते हैं। जोगी राजस्थान के होते हैं, भोपा राजस्थान, बरोट चरण गढ़वी गुजरात के, मुरिया ट्राइब्स हैं छत्तीसगढ़ की, और ये गाना गाते हैं जिसको बोलते हैं रेलो। कमार कम्युनिटी छत्तीसगढ़, शादी ब्याह के गाने गाते हैं ये। बघेला मध्य प्रदेश, नाम से पता चल रहा है देखिए, बघेल रीजन। सेमी हिस्टोरिकल सॉन्ग्स गाते हैं ये, जो हरदौल भगवान है वहां पे उनको डिवोटेड होते हैं। पुलायर हिल ट्राइब्स तमिलनाडु, ये मेलोडीज गाते हैं जिनको तलाम्स बोलते हैं। इडू मिशमीज ये अरुणाचल प्रदेश की, रिचुअल डांस और फर्टिलिटी डांस करते हैं ये। मुकैन ट्राइब अंडमान एंड निकोबार, इनका कोई रिलीजन नहीं होता और सिर्फ ये एंसेस्टर वर्शिप करते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं ये, और ये भी एक रिचुअल ट्राइबल डांस परफॉर्म करते हैं। बाजीगर या गोवार कम्युनिटी पंजाब की, ये फेस्टिवल्स पे, इन सब ओकेजन्स पे स्ट्रेंथ, बैलेंस और करेज को डिस्प्ले करते हैं, मतलब थोड़ा मार्शल आर्ट टाइप कोई डांस ये परफॉर्म करते हैं। अब देखिए 6 मेन राग हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंडर, और इनका स्पेसिफिक टाइम है, सीजन है, और एक स्पेसिफिक इमोशन को, जिसको रस बोलते हैं, मूड को ये जगाते हैं। ठीक है, राग देखेंगे आप, भैरव ये डॉन के वक्त गाया जाता है, हिंडोल मॉर्निंग के वक्त, ठीक है, दीपक रात के वक्त, मेघ लेट नाइट, श्री इवनिंग, मलकौश मिडनाइट, एनी सीजन, और ये जो है पीस को डिवोट करता है, भैरव जो है ये पीस को डिवोट करता है। हिंडोल स्वीटनेस ऑफ अ यंग कपल, दीपक कंपैशन सद्भावना, और मेघ करेज, श्री ग्लैडनेस, और ये वीर या फिर ब्रेव। ठीक है, ये इनका सीजन भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको नाम तो एटलीस्ट रागों के याद होने ही चाहिए। अब हम कुछ डांस के एस्पेक्ट्स देखेंगे। नाट्य शास्त्र के अनुसार 2 बेसिक एस्पेक्ट्स हैं देखिए इंडियन क्लासिकल डांस के, एक है लास्य और एक है तांडव। लास्य से मतलब होता है ग्रेस, भाव, रस, अभिनय, ये फेमिनिन फीचर है डांस फॉर्म का, मतलब सिंबॉलिकली, और तांडव होता है ये मेल एस्पेक्ट को डिनोट करता है, और ज्यादा एम्फेसिस इसमें रिदम पे और मूवमेंट पे रहता है। अभिनय दर्पण के अनुसार, अभिनय दर्पण नंदी केश्वर की ये फेमस ट्रीटाइज है डांस पे, उन्होंने लिखा था ये एक एक्ट जो है, जो
डांस में परफॉर्म होता है वो 3 बेसिक एलिमेंट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक है नृत्य, ये बेसिक डांस स्टेप्स हैं, इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, कोई मूड नहीं होगा। एक है नाट्य, ये ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ये आपको ड्रामा के थ्रू बताएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है थ्रू द डांस रिसाइटल। नृत्य का मतलब होता है सेंटिमेंट और इमोशंस जो डांस के थ्रू आते हैं, इसमें माइम होगा और डिफरेंट मेथड्स होंगे एक्सप्रेशन के, मुद्रास वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। 9 रास हैं या इमोशन हैं जो एक्सप्रेस किए जाते हैं थ्रू डांस। श्रृंगार रस फॉर लव, रौद्र फॉर एंगर, बिभत्स फॉर डिस्गस्ट, वीर फॉर हीरोइज्म, शांत फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, हास्य फॉर लाफ्टर एंड कॉमेडी, करुणा फॉर ट्रेजेडी, भयानक फॉर हॉरर और अद्भुत फॉर वंडर। और आप अद्भुत तरीके से पढ़ते जाइए, पेपर भी आपका एकदम अद्भुत होगा। बोर नहीं होना है, पढ़ते जाना है हर चीज। जो जो आप चीज पढ़ते जाएंगे, यकीन मानिएगा इस मटेरियल से बाहर आपको कोई सवाल नहीं मिलेगा। चलिए भरोसे के साथ आगे बढ़ते हैं। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, फिलहाल संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितने हैं? 8 हैं डांस फॉर्म्स, जिसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। अब हम एक एक को देख लेंगे, उसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेंगे। अब देखिए, जो चीज है ही 7-8 वो तो आपको सारी पता होनी चाहिए, और जो बहुत ज्यादा होंगी मैं आपको खुद मना कर दूंगी कि आप इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट देख के जाइएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओल्डेस्ट है ये सारे क्लासिकल डांस फॉर्म से। इसका ओरिजिन ट्रेस बैक किया जाता है सादिर। सादिर एक सोलो डांस परफॉर्मेंस होता था जो टेम्पल डांसर्स, जिनको देवदासीज बोलते थे, वो परफॉर्म करते थे, इसलिए इसको बोला जाता था दशियाट्टम। और फिर इसको जाना जाने लगा तंजौर नाट्यम के भी नाम से, तो ये आप याद रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये ग्रुप ऑफ एक्टर्स इसको परफॉर्म करते थे जो गांव से गांव जाते थे, इधर से उधर घूमते थे, जिनको बोलते थे कुशलवास। और इसका नाम कहां से आता है? ये एक गांव है आंध्र प्रदेश का, कुशलवपुरी या फिर कुच्चलपुरम, जिससे आया कुचिपुड़ी। कथकली केरला, ये केरला के मंदिरों में 2 तरह के डांस ड्रामा होता था, ये रमनट्टम और कृष्णट्टम। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वहां के, उनका इसको संरक्षण प्राप्त था। और ये जो था, मतलब वहां के जो जमींदार वगैरह थे, तो ये एपिसोड्स दर्शाते थे रामायण और महाभारत के। कथकली जो है जनरली ऑल मेल ट्रूप डांस परफॉर्मेंस होती है। मोहिनीअट्टम केरला, ये डांस ऑफ एन एन्चेंट्रेस बोलते हैं इसको, मोहिनी जिसको एक अप्सरा मानते हैं, उसके थ्रू इसको इस डांस का नाम आया है। ये सोलो डांस परफॉर्मेंस है और विमेन देती हैं इसमें, जो फर्दर डेवलप हुआ बाय वाडीवेलु 19th सेंचुरी में। और ट्रावनकोर में, जो प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ कर्नाटका है, केरला है सॉरी, उसके रूलर्स के टाइम पे ये काफी प्रोमिनेंस में आया। उडीसी इज फ्रॉम उड़ीसा, जो उदयगिरी खांडगिरी के केव्स हैं, इसमें एग्जाम्पल मिलता है इस डांस का, इतना पुराना है ये। और इसका नाम जो आता है वो आता है ओड्रा नृत्य से, जो नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड है। मणिपुरी मणिपुर का है, ये जो डांस फॉर्म है इसका माइथोलॉजिकल ओरिजिन है वो बताया जाता है, जो सेलेशियल डांस है शिव और पार्वती का, मणिपुर वैली में अलोंग विद द लोकल गंधर्व। कथक उत्तर प्रदेश का है, इसका ओरिजिन है रासलीला ऑफ ब्रजभूमि से। कथक एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। सत्रिया असम का है, ये मॉडर्न फॉर्म है जिसको वैष्णव सेंट शंकरदेव ने इंट्रोड्यूस किया था 15th सेंचुरी एडी असम में। फोक डांसेस देखेंगे इंडिया के। छऊ डांस, छऊ का मतलब होता है छाया, मतलब शैडो। 3 तरह के हैं ये, देखिए। छऊ डांस, सरायखेलू छऊ झारखंड का है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है, और पुरुलिया छऊ कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। तो 3 स्टेट्स ध्यान रखना। गरबा तो गुजरात का है। तरंगमेल गोवा का है, दशहरा होली पे परफॉर्म किया जाता है। घूमर या गंगौर ये राजस्थान का है, ये भील ट्राइब विमेन करती हैं इसको, बड़े गाने वाने बने हुए हैं अब तो इस डांस पे। कालबेलिया राजस्थान, ये एक सेंशुअस फोक डांस है जो कालबेलिया कम्युनिटी की औरतें हैं राजस्थान की, वो इसको करती हैं। चरबा हिमाचल प्रदेश का है, दशहरा और फेस्टिविटीज के टाइम पे ये परफॉर्म किया जाता है। भांगड़ा या गिद्दा वेरी फेमस, पंजाब एनर्जेटिक फोक डांस है ये पंजाब का। गिद्दा जो है ये फीमेल काउंटर पार्ट है मेल भांगड़ा का। दादरा उत्तर प्रदेश का है, ये सेमी क्लासिकल फॉर्म है डांस का, और म्यूजिक होता है इसमें सेम स्टाइल का, काफी पॉपुलर है था ये कोर्टिजन्स जो होते थे लखनऊ रीजन में। जवारा मध्य प्रदेश का, ये हार्वेस्ट डांस है, जब फसल कटती है उसके वक्त होता है ये, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश। मटकी मालवा रीजन का है, ये औरतें परफॉर्म करती हैं शादी वगैरह के टाइम पे। गौर मुरिया बाइसोन हॉर्न छत्तीसगढ़, गौर मुरिया जो है रिचुअलिस्टिक डांस फॉर्म है जो बस्तर रीजन में रहती हैं छत्तीसगढ़ के। अलकप झारखंड वेस्ट बंगाल, ये
रूरल डांस ड्रामा परफॉर्मेंस है जो राजमहल हिल्स एंड झारखंड की और मुर्शिदाबाद मालडा रीजन वेस्ट बंगाल का, वहां पे है ये। मालडा गैप पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में। बिरहा बिहार, और ये जो है बिरहा डांस जो है इसके और वेरिएंट भी हैं। विदेसिया काफी पॉपुलर एंटरटेनमेंट का फॉर्म है रूरल एरिया में बिहार के। पाइका उड़ीसा नेचुरल फोक डांस है जो सदर्न पार्ट्स में परफॉर्म होता है। और पाइका क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्पीयर, लंबा सा एक भाला होता है ये। बागुरुम्बा असम, ये फोक डांस है जो बोडो ट्राइब परफॉर्म करती है असम की, और प्रकृति एनवायरनमेंट इन सबसे ये रिलेटेड होता है। जट जतिन ये है बिहार का, ये नदरन पार्ट्स जो है ना बिहार के और मिथिला रीजन उसमें काफी पॉपुलर है। ये टेंडर लव और लड़ाई झगड़े जो होते हैं मैरिड कपल के बीच में उनको बताता है। झुमायर झारखंड उड़ीसा, ये फिर से हार्वेस्ट डांस है जो झारखंड और उड़ीसा में फसल वसल कटने के वक्त परफॉर्म किया जाता है। डंडा जटरा ये तो बहुत फेमस है उड़ीसा का, ओल्डेस्ट फोक डांस है ये। बिहू हमने देखा था असम का। थांगटा मणिपुर, ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, कहाँ की, मणिपुर की। और इसका मतलब होता है, थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड तलवार, और टा का मतलब होता है स्पीयर भाला। रंगमा ये वॉर डांस है नागास का, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, और तब ये होता है। सिंघी छाम सिक्किम का है, ये मास्क पहन के इस डांस को करते हैं, बहुत फरी लाइन वाले कॉस्ट्यूम्स में देखा भी होगा आपने। और ये ट्रिब्यूट पे करते हैं टू खांगजेन डोंग पा जो कंचनजुंगा पीक है उसको। मतलब जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं ये गजब तरीके से नेचर की पूजा करते हैं, तो इसीलिए उन वहां पे मुझे लगता है नेचर बहुत सुरक्षित भी है, बिकॉज दे वैल्यू नेचर अलॉट। कुम्मी कुम्मी पॉपुलर फोक डांस है तमिलनाडु और केरला का। मईलट्टम ये है केरला तमिलनाडु का। यंग गर्ल्स ड्रेसअप होती हैं एज पीकॉक्स, सर पे वो पीकॉक का हेड वगैरह लगा के, इसको पीकॉक डांस भी बोलते हैं। बुट्टा बोमलू आंध्र प्रदेश, इसका मतलब होता है बास्केट टॉयज, और ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में काफी फेमस है आंध्र प्रदेश के। काईकोटली केरला, ये पॉपुलर टेम्पल डांस है केरला का, मेन विमेन दोनों परफॉर्म करते हैं ओनम के टाइम पे। और एरुकली और कट्टामकली इसी के सिमिलर डांस फॉर्म्स हैं। पदयानी सदर्न केरला का है, ये मार्शल डांस है जो परफॉर्म होता है भगवती टेम्पल सदर्न केरला में। कोलकाता परिछकली ये कहाँ का है, कोलकाली पॉपुलर मार्शल डांस है ये सदर्न केरला और लक्षद्वीप का। पट्टाकुनीठा कर्नाटका का है, ये मैसूर रीजन में है, काफी पॉपुलर है। और पूजा कनीठा इसी का एक वेरिएंट है जो बेंगलुरु और मांड्या डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्म होता है। छायकर कुट्टू केरला का है। झूमर पंजाब का है, ये ट्राइबल सिख पंजाब में इसको हार्वेस्ट सीजन में परफॉर्म करते हैं। कर्मा नाच, ये कर्मा जो ट्राइबल फेस्टिवल है कर्मा का, ईस्टर्न इंडिया में स्पेशली छोटा नागपुर प्लेटू में। राउट नाच छत्तीसगढ़ की यादव कम्युनिटी दिवाली के वक्त इसको परफॉर्म करती है। दुमहल जम्मू कश्मीर में वटाल ट्राइब इसको परफॉर्म करती है। फुगड़ी महाराष्ट्र गोवा, ये कोंकण रीजन में होता है और औरतें इसको परफॉर्म करती हैं। चेराओ मिजोरम, और ये बैम्बू की स्टिक्स इसमें यूज होती हैं। दालखई उड़ीसा, मोस्टली दशहरा के टाइम पे ये उड़ीसा में परफॉर्म होता है। हुली वेशा ये कोस्टल कर्नाटका का है। टिप्पणी ये गुजरात का है। गराड़ी पुडुचेरी, तेराटलई राजस्थान, ये कमार ट्राइब परफॉर्म करती है। होजागिरी त्रिपुरा। तो ऐसे हमने सारे इंपॉर्टेंट फोक डांस देख लिए हैं। अगर आप 2 बार भी इसको देख लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सही जाने की संभावनाएं पूरी आपकी बन जाएंगी।